आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 336। अभी तक हमने पढ़ा कि जय पूर्वी रेजिमेंट का परीक्षण करता है और यह रेजिमेंट उसे बहुत ही निराश करती है। इस रेजिमेंट को एक रेजिमेंट कहना ही पाप होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सैन्य क्षमता नहीं थी। एक सेना जानी जाती है मिलकर किसी ताकतवर प्रतिद्वंदी को हराने के लिए। यहाँ पर यह शब्द मिलकर एक सेना को सेना बनाता है, लेकिन इस रेजिमेंट में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। वह सभी को इकट्ठा करता है और कहता है, तुम लोग खुद से बताओ कि अगर मैं एक दुश्मन होता तो तुम में से कौन जिंदा होता। जिंदा होना एक बात रही, लेकिन अब तक दुश्मन यहाँ पर अपना हक जमा चुका होता। क्या यही होती है एक सेना जो कि पलक झपकते ही हार जाए? एक सेना की स्पिरिट स्वर्ग को हिलाने जैसी रहनी चाहिए, लेकिन तुम सब हास। मैं भी किंग गधों को समझा रहा हूँ। इस वक्त 3 कैप्टन्स में से एक आगे आता है और कहता है, सर आपके लिए सही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। ओह, लेकिन इससे पहले वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह अपने गले पर कुछ महसूस करता है और मौत के दर्श करता है। उसके गले पर एक छोटा सा घाव बन गया था जिससे ठंडा खून नीचे गिरने लगा। वह लड़का कुछ भी महसूस नहीं कर पाया था और इतने में जय ने उसे चोट पहुंचा दी। ये सच में हैरान करने वाली बात थी। पास में मौजूद दोनों कैप्टन और बाकी के सैनिक हैरान रह जाते हैं। जय इस वक्त आगे कहता है, माना कि तुम किसी ज़्यादा ताकतवर योद्धा को नहीं हरा सकते, लेकिन उसके लिए एक चीज़ बनाई गई है जो है आपातकालीन घंटी, लेकिन तुम लोगों को एक दूसरे का होश ही नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, आपातकालीन घंटी को जोर से कहकर कौन एक्टिवेट करवाता है? ये सुनकर जय उस चोट लगे लड़के की ओर देखता है। वह लड़का शर्म से अपना सर नीचे कर लेता है। उसी ने सैनिकों को आपातकालीन घंटी को बजाने को कहा था, लेकिन इशारों की बजाय उसने ये सभी के सामने जोर से कहा था, जिस वजह से जय ने उन्हें वैसा करने से रोक दिया। जय आगे कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम कोई हीरो हो जो कि अकेले ही युद्ध को जिता सकते हो? ये सेना है और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है और वो होती है यूनिटी और एक दूसरे को बिना शब्दों के ही समझना। तुम लोगों ने मुझे बहुत ही निराश किया है। आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तुम लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और इस रेजिमेंट के 3 कोनों पर रखा जाएगा। जो भी संसाधन तुम सबको मिलने के लिए दिए गए हैं वो अब तुम लोगों को सीधे नहीं मिलेंगे। हर रविवार को तुम्हारे बीच एक मुकाबला होगा और उस मुकाबले में जीतने वाले को 60% संसाधन, दूसरे स्थान पर आने वाले को 30% संसाधन और तीसरे स्थान वाले को केवल 10% संसाधन दिए जाएंगे। वह संसाधन तुम्हें किस तरह इस्तेमाल करने हैं ये तुम्हारे ऊपर है और तुम किस तरह एक दूसरे को हराओगे मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सेना की शान तुम्हारी तरीकों की वजह से घटी तो तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना। जय ये कहता है और तीनों कैप्टनों के लिए सेना को 3 टुकड़ियों में विभाजित कर देता है। इसके बाद वह कहता है, तीनों टुकड़ियों अपने अपने दरवाजे की पहरेदारी करेंगी और अगर कोई भी लापरवाही हुई थी तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। जय इन शब्दों को कहता है और सभी को अपनी व्यवस्था करने को कह देता है। उनके जाने के बाद रीना उसके पास आती है और कहती है, वह लड़का गड़बड़ कर सकता है। उसकी बुआ रुद्रांश परिवार से है और वह थोड़ा घमंडी स्वभाव का है। जय ये सुनता है और बस मुस्कुराता है। वह कहता है, ये मेरी रेजिमेंट है और यहाँ पर मेरे अलावा और किसी की नहीं चलेगी, चाहे वह कोई भी हो, बिल्कुल उसी की परछाई। इस वक्त जय के कानों में आवाज़ आती है। जय यह आवाज़ सुनकर उस तरफ देखता है तो वह पाता है कि वह रुद्र है। वह उन्हें नमस्कार करते हुए कहता है, सर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? ये कोई भी ऑफिशियल मीटिंग नहीं है तो तुम मुझे अंकल कह सकते हो। मैं और तुम्हारे मौसा बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तुम्हारे पापा सूरज और मैं भाई की तरह थे, इसलिए तुम मुझे निसंकोच होकर अंकल कह सकते हो। रुद्र एक मुस्कान के साथ कहता है, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? अच्छा ही रहा, बस बहुत काम करने की ज़रूरत है। जय एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है। ये देखकर रुद्र मुस्कुराता है और कहता है, तुम शायद पूर्वी रेजिमेंट का इतिहास नहीं जानते हो। ये रेजिमेंट पूरे स्काई एम्पायर का सबसे ताकतवर रेजिमेंट रह चुका है और तुम्हारे पापा, मौसा और मैं तीनों ही इस रेजिमेंट में रह चुके हैं। जय उनकी बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि यह रेजिमेंट इतना स्वर्णिम इतिहास समेटे हुए है। वह फिर कुछ सोचता है और पूछता है, अंकल मैं जब इस रेजिमेंट को घूम रहा था तो मैंने एक तंबू देखा था जो कि साफ सुथरा तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी के लिए खुला नहीं है और उसमें किसी को भी नहीं जाने दिया जा सकता। वह ये कहते हुए उस तंबू की तरफ इशारा कर देता है। रुद्र उस तंबू की तरफ देखता है और अचानक से उसकी आंखों के सामने यादों का बवंडर आ जाता है। उसकी आंख हल्की सी खो जाती है। वो चेहरा, वो हंसी, वो जज्बा, वो चाहत, उसके दिमाग और दिल दोनों से ही कई यादें गुजरने लगती हैं। अंकल, जय की आवाज़ सुनकर रुद्र उन यादों से बाहर आता है और कहता है, कुछ नहीं, वह बस मेरी अतीत की एक कहानी को बयां करता है, तुम्हें उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वह जैसा ही रहने दो। ये कहते हुए रुद्र के मन में कई बवंडर चल रहे थे। वह एक बार फिर से उन यादों के झरोखों में खो गया था।
जय को भी कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है और कुछ भी पूछने से परहेज करता है। वहाँ में अपना सर हिलाता है और रुद्र के साथ अपने आवास की ओर बातें करते हुए चलने लगता है। रुद्र आखिरी बार उस तंबू की तरफ देखता है और जय के साथ आगे बढ़ जाता है। जय और रुद्र काफी देर तक बात करते हैं, जो कि बस जय के काम को लेकर थी, और अंत में रुद्र वहां से निकल जाता है। जय भी थोड़ा आराम करने के लिए वापस से अपने तंबू में आ जाता है, जहां पर वैशाली और वह लोमड़ी पहले से ही खाने में लगी हुई थी। जय उन्हें देखता है और अपना सर हिलाता है। रीना उसके पीछे तंबू में प्रवेश करती है और फिर वह एक जगह पर बैठकर किसी सोच में पड़ जाती है। जय उसे सोचता हुआ देखकर कहता है, रीना तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और रही बात तुम्हारे माता पिता की, तो जल्दी ही हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लिए जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मुझे तैयार करना होगा। ये सुनकर वैशाली की भी समझ नहीं आता कि जय क्या तैयार करने की बात कर रहा है, और रीना भी उतनी ही हैरान थी। वह पूछने ही वाली थी कि जय कहता है, वह एक सरप्राइज है, इसलिए तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 महीने बाद तुम मेरे साथ सनसेट को ज्वाइन करने वाली हो, और हाँ, होलकर परिवार में जो तुम्हारा हक है वह तुम जल्दी ही वापस हासिल करोगी। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रीना जय के आश्वासन को पाकर थोड़ी खुश हो जाती है। जय वहां पर ज्यादा नहीं रुकता और शेरू को सुपरवाइजिंग का काम देकर निकल जाता है। वह सेना क्षेत्र के केंद्रीय इलाके में मौजूद हेडक्वार्टर पर गया था। उसे किसी चीज की तलाश, जिस वजह से वह यहाँ पर आया था। वह आने के साथ ही सबसे पहले संसाधन नाम के काउंटर पर जाता है और वहां पर जाकर कहता है, मैं ये जानना चाहता था कि सैन्य संसाधनों में रक्तवर्धक रिस्बूटी है क्या। जय की बात सुनकर काउंटर पर बैठा व्यक्ति उसकी तरफ देखता है और फिर उसके बैच को देखता है। केवल लेफ्टिनेंट या फिर उससे ऊपर रैंक के योद्धाओं को ही इस तरह की जानकारी पाने की अनुमति थी, और उनके रैंक के अनुसार ही वे संसाधन को हासिल कर सकते थे। वह व्यक्ति जय की बताई बूटी को खोजता है तो उसे एक भी नहीं मिलती। तभी उसे कुछ याद आता है और वह कहता है, सर यहाँ पर इस तरह की बूटी नहीं है, लेकिन अगर आप मिशन क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर इस बूटी से जुड़ा एक मिशन है जो कि शायद अभी तक वहीं पर मौजूद है। जय उस व्यक्ति का धन्यवाद करता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वह व्यक्ति हैरानी से जय की तरफ देखता है और कहता है, इतना जवान लेफ्टिनेंट, ये तो अभी तक सबसे जवान लेफ्टिनेंट होगा। उसकी सोच से अनजान जय मिशन क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत सी स्क्रीन लगी हुई थी जो कि रैंक में विभाजित थी। जैसे कि एक लेफ्टिनेंट को मिलने वाला मिशन अलग स्क्रीन पर था तो एक जनरल को मिलने वाला अलग जगह पर था। वहीं पर कमांडर के लिए मिशन वाली जगह पर कोई भी मिशन नहीं था। जय लेफ्टिनेंट वाली स्क्रीन के सामने आता है और उस जड़ी बूटी को देखने लगता है। वह उस जड़ी बूटी को जल्दी ही ढूंढ लेता है। डेमनिक क्षेत्र के बाहरी हिस्से में मौजूद एक घाटी में उस बूटी की लोकेशन थी और उसे एक वॉरलॉर्ड रैंक का जानवर प्रोटेक्ट कर रहा था। जय ये पढ़ता है और तुरंत उस मिशन को स्वीकार कर लेता है। जब वह ये करता है तो उसके बैच पर एक रोशनी चमकती है और उसके बैच पर एक धारी बन जाती है। जय को इस रक्तवर्धक बूटी की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वह रीना की ब्लड लाइन को जागृत करना चाहता था, जिस वजह से उसकी ताकत वैशाली से बिल्कुल भी पीछे ना रहे। वह उस मिशन को स्वीकार करता है और वहां से निकल जाता है। वह मिशन एक इच्छुक मिशन था। उस मिशन के लिए आप एक टीम को भी ले जा सकते हैं और अकेले भी जा सकते हैं। मिशन का उद्देश्य वह बूटी नहीं बल्कि वह जानवर था, क्योंकि उस जानवर के सिंग का इस्तेमाल एक रैंक 5 के वीपन को इंपीरियल वीपन बनाने में किया जाता था। यह मिशन शौर्य परिवार के एक एल्डर ने दिया था। जय उस मिशन को स्वीकार करता है और वापस आ जाता है। वह तय करता है कि वह अगले दिन की सुबह ही निकल जाएगा उस बूटी को हासिल करने के लिए, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो जानवर वहां पर मौजूद है वह एक मायावी जानवर है, यानी कि वह छलावे बना सकता है। और जय इतनी गारंटी से तो कह सकता था कि लेफ्टिनेंट रैंक का कोई भी योद्धा उन छलावों को तो नहीं तोड़ सकता है। वह अपनी फेरी आइज की मदद से उन छलावों को जरूर तोड़ सकता है। वहीं पर उसने एक बैकअप प्लान भी सोच रखा था और वह था ब्लैक मार्केट। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 337। अभी तक हमने पढ़ा कि जय वापस आने के बाद रक्तवर्धक बूटी की खोज में जाने के लिए तैयारी करने लगता है। वह वैशाली और रीना को आगे के लिए कुछ निर्देश देता है और फिर डेमनिक फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। वह अपने मिशन टोकन को बाहर निकालता है और नक्शे को देखता है। वह नक्श डेमनिक फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में था, लेकिन वह इलाका एक संक्रमण क्षेत्र जहां पर बाहरी और भीतरी इलाका आपस में जुड़ता था। अक्सर इस इलाके में वीर रैंक तक के जानवर भी देखे जा सकते थे, लेकिन जय को उन जानवरों से उतना खतरा नहीं था, क्योंकि वह वीर रैंक के जानवर से बचकर भागने के काबिल तो था। वह इस पल का इस्तेमाल कर अपनी हद से बढ़ चुकी ताकत, जो कि उसके शरीर के साथ संतुलन नहीं बना पा रही थी, को भी संतुलन में ला सकता है और अपने ब्रेक थ्रू के मौके को तलाश सकता है।
इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए वह इस मिशन पर जाने का इरादा पक्का कर लेता है। वह कुछ ही देर में सिटी के पूर्वी द्वार पर पहुंच जाता है, जहां से आगे डेमनिक फॉरेस्ट का इलाका लगता था। वह द्वार पर जाता है और सैनिकों को अपना कार्ड दिखाकर आसानी से निकल जाता है। वह डेमनिक फॉरेस्ट के भीतर करीब 2 मिनट तक चलता है और फिर एक पेड़ के ऊपर रुक जाता है। वह अपने हाथ पीछे करता है और कहता है, तुम लोगों ने बहुत पीछा कर लिया, अब तक तो तुम्हें सामने आ जाना चाहिए। जय ये कहता है मानो हवा से बात कर रहा हो। उसके चारों ओर इस वक्त कोई नहीं था, लेकिन जय के ये कहने के बाद आसपास एक हंसी गूंजने लगती है। ये हंसी थोड़ी सी पतली आवाज में थी। हे हे हे, सच में तुम बहुत ही तेज हो बच्चे। उन्होंने तुम्हारे बारे में सच बताया था, लेकिन तेज होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम ताकतवर भी होगे। मेरी समझ नहीं आया कि तुम बस एक शक्ति रैंक के योद्धा हो, तो फिर उन्होंने महाशक्ति रैंक के पीक का योद्धा क्यों भेजा? तुम्हें मारने के लिए मेरे लोगों में से कोई भी काफ़ी होगा। इस आवाज़ के खत्म होने के साथ ही एक हट्टा खट्टा और गंजा आदमी बाहर आता है। वह आदमी जय को इस तरह देखता है मानो वह किसी मुर्दे की तरफ देख रहा हो। जय को उसकी नज़र से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वह बस उसके कहे शब्दों में से पाता है कि उन लोगों को उसे मारने के लिए चुना गया है। तो इससे एक सवाल सामने आता है कि उसे मारने का इरादा करने वाले लोग कौन हैं? वह पूछता है, हो तो तुम लोगों को किसी ने भेजा है मुझे मारने के लिए? हाँ, लेकिन एक मुर्दे को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। रजेब जाओ, जाकर उसे ख़त्म कर दो। वह आदमी एक पेड़ पर, जो कि जय के पेड़ से कुछ ऊंचा था, एक टहनी पर बैठ जाता है और सामने का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाता है। उस आदमी के शब्दों के जवाब में एक व्यक्ति परछाई से बाहर निकलता है। वह एक झाड़ी की परछाई में छुपा हुआ था, लेकिन उसे ढूंढ पाना एक रेत के ढेर से किसी लकड़ी के टुकड़े को ढूंढने जितना मुश्किल था। वह बाहर आता है, जय को किसी मुर्दे की नज़र से देखता है। वह कहता है, बच्चे बस जल्दी मत मरना, मुझे इस फाइट का पूरा आनंद लेना है। कम से कम तुम उन लोगों की तरह साबित मत होना जो कि ज़रा से चाकू के हमले से प्राण त्याग देते हैं। जय उसकी ताने भरी आवाज़ को सुनता है और कहता है, तुम्हारे पास समय है, अगर तुम लोग मुझे परेशान ना करो तो मैं तुम लोगों को छोड़ने को तैयार हूँ और तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर एक बार ये शुरू हुआ तो फिर मैं ये इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो कि अभी तक छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं और जय की बात सुनकर फूट फूट कर हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, ऐसी धमकी तो उस वक्त हमें उस वीर रैंक के योद्धा ने भी नहीं दी थी, जैसी कि नया दूध पीता हुआ बच्चा दे रहा है। बस जल्दी से मिशन खत्म करो, मुझे रूपाली से मिलने जाना है, बहुत दिन हो गए मैं चैन की नींद नहीं सोया हूँ। उन सब का बॉस ये कहता है। उसकी बात सुनकर सभी की हंसी रुक जाती है और वे गंभीर हो जाते हैं। वह रजेब नाम का योद्धा आगे बढ़ता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब मरो बच्चे। ये कहते हुए वह अपने हाथों को लहराता है और एक काले रंग का पर्दे जैसा पदार्थ उसके चारों ओर बन जाता है और वह जय की आंखों के सामने गायब हो जाता है। वह ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कभी था ही नहीं। जय ये देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, तुम लोग सच में अच्छे कातिल हो। सच में किसी ने मुझे मारने के लिए अच्छे खासे पैसे बर्बाद किए हैं, तो चलो तुम लोगों की काबिलियत भी देखते हैं। वह ये कहते हुए एक पंच बनाता है और 180 डिग्री लहरदार तरीके से घूमता है। वह अपने पैरों को एक घूमकर मारने वाले पंच की स्थिति में लाता है और फिर पूरे शरीर की ताकत के साथ अपने ठीक पीछे मुक्का चला देता है। उसका मुक्का अचानक से किसी चीज़ से टकराता है और न जाने कहां से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। जल्दी ही एक काला पर्दा हटता है और सभी के सामने एक छाया आती है। वह छाया और किसी की नहीं बल्कि रजेब की थी। उसका सर किसी तरबूज की तरह फटा हुआ था और वह बस मरने से पहले आखिरी फड़फड़ाहट कर रहा था। वह जल्दी ही बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। जय 2 कदम पीछे होकर अपना हाथ लहराता है, जिससे उसके हाथ से खून के छींटे हट जाते हैं। वह कहता है, ये तो गया, अब आगे कौन आ रहा है? आसपास के लोग अभी भी अचंभे में थे कि क्या हुआ है। वह बॉस अपने हैरानी वाले भावों को समेटता है और अपने आप को संभालता है और फिर कहता है, तुम लोगों को क्या सांप सूंघ गया है? उसने हमारे एक सदस्य को मार दिया और तुम लोग वहाँ पर खड़े तमाशा देख रहे हो। गधों, जल्दी से उसे खत्म करो वरना मेरे हाथों से मरने को तैयार रहना। जी बॉस। वे सभी जल्दी सी जवाब देते हैं और तुरंत अपने ऊर्जा को एक्टिवेट कर उस काले पर्दे के साथ गायब हो जाते हैं। वे एक टीम फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे उनमें से कौन हमला करेगा यह महसूस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जय भी उनकी टीम फॉर्मेशन की तारीफ करने से नहीं रह पाता। काश कि इस तरह की टीम फॉर्मेशन उसकी सैन्य टुकड़ी के पास होती। जय अचानक से 2 कदम पीछे लेता है और अपने फ्लाइंग स्टेप्स मार्शल आर्ट्स मूवमेंट से अपनी जगह से तेजी से हटते हुए पास वाले पेड़ पर छलांग लगा देता है। वह जहाँ से हटता है वहाँ पर तेजी से 2 चाकू आकर लगते हैं, लेकिन जब जय उन चाकुओं को ध्यान से देखता है तो वह पाता है कि वह उनके जाल में फंस गया था। वे चाकू केवल उसे फंसाने के लिए थे।
वह जब हवा में ही था वह अपने दोनों ओर से हमलों को महसूस करता है, लेकिन हवा में ही बिना बाह्य ऊर्जा के अपनी गति और मूवमेंट को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। वह तुरंत आसपास देखता है और उसके सामने 2 फुट की दूरी पर वह एक डाली को देखता है। ये देखकर वह तेजी से अपनी वैक्यूम तकनीक का उपयोग करता है और हवा के धक्के का उपयोग करता है। वह तेजी से अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर 180 डिग्री घुमाता है और पीछे आ जाता है। वह अपने दोनों ओर से ही एक एक चमकती हुई तलवार को गुजरता हुआ देखता है। अगर वह जरा भी लेट होता तो वह निश्चित रूप से चोटिल हो सकता था। वह तेजी से हवा को एक बार फिर से धक्का देता है और पीछे की तरफ आ जाता है। तभी उसकी पिछली जगह से 2 धारदार चाकू निकलते हैं। उन लोगों का टीम वर्क वाकई में कमाल था। वे किसी महाशक्ति रैंक के पीक लेवल के योद्धा के लिए भी खतरा साबित हो सकते थे, वो भी महाशक्ति रैंक पर होकर। और अभी तक तो उनका बॉस इस मिशन में शामिल भी नहीं हुआ था। वह अब ज़्यादा देरी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उनका बॉस भी इस लड़ाई में शामिल होता तो उसके लिए खतरा बहुत ही बढ़ सकता था। वह तुरंत सबसे नज़दीकी मूवमेंट को महसूस करता है और अपनी फ्लाइंग स्टेप्स मार्शल तकनीक को पूरी शक्ति के साथ उपयोग करता है। वह तेजी से उस तरफ बढ़ते हुए अपना पंच घुमाता है। उसका पंच एक पेड़ की शाखा में घुस जाता है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ अलग थी, वो थी खून। जब जय का पंच उस शाखा को भेदता है तो उसमें से खून गिरता है, जो कि किसी फव्वारे की तरह बहने लगता है। कुछ देर बाद जब एक काला कपड़ा जैसा पदार्थ आता है तब सब पाते हैं कि वह उनका ही एक साथी है और वह जय के हाथों मारा जा चुका है। वे ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ऊपर बैठा बॉस भी गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, सबके सब नाकार हैं साले, जल्दी खत्म करो इस बच्चे को, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। जय उस तने में से अपना हाथ बाहर निकलता हुआ मुस्कुराता है। वह सच में इस बॉस की बेवकूफ़ी से हैरान था। उसने इतनी अच्छी टीम तैयार की है, लेकिन वह आज अपनी बेवकूफ़ी से इस टीम को खोने वाला था। बाकी सभी बचे हुए सदस्य तुरंत वापस से हरकत में आ जाते हैं। उन्हें पता था कि इस बॉस को गुस्सा दिलाने का क्या मतलब था, वह उन लोगों का क्या हाल करता था। वे फिर से फॉर्मेशन में आ जाते हैं, लेकिन इस बार यह फॉर्मेशन पिछली वाली से अलग थी। इस फॉर्मेशन में वे जय से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमले बिल्कुल भी कम खतरनाक नहीं थे। इस बार हमलों का माध्यम जहरीली और नुकीली सुइयां थी, जो कि अपनी महीन बनावट के कारण आसानी से दिख भी नहीं रही थी। जय अपनी तेज महसूस करने की क्षमता के कारण ही उन्हें महसूस कर उनसे बच पा रहा था। वह भी उन योद्धाओं की रणनीति को समझ गया था। वह कुछ ही देर में उनके फॉर्मेश के पैटर्न को समझ जाता है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक धनुष को निकाल लेता है। उसने ये धनुष मिशन पर आने से पहले लिया था, दूर से किसी का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से। वह एक भारी भरकम तीर भी निकालता है और उसे उस धनुष पर चढ़ाकर कमान तनाव की स्थिति में ले आता है। अगली बार उस पर सुइयों का हमला होता है, तभी वह उसके ठीक पीछे वाली दिशा में हमला करता है, क्योंकि अगला हमला उसी तरफ से होने वाला था और हमले के लिए उस योद्धा को रुकना होगा। उस धनुष से तीर तेजी से निकलता है और लगभग आवाज की गति से भी तेज गति से उस तरफ बढ़ जाता है। वह योद्धा जो कि हमला करने ही वाला था उस तीर की दिशा महसूस करता है और जल्दी ही उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस वक्त हवा में था और बिना पंखों के इस्तेमाल के उड़ रहा था। वह तेजी से पंखों को एक्टिवेट कर हटने की कोशिश में था ही कि पिचिक एक आवाज के साथ वह तीर उसके माथे को पार करता हुआ उसके ठीक पीछे वाले पेड़ से टकरा जाता है। जब उसका भी वह अजीब सा काला कपड़ा हटता है तो वह सभी देखते हैं कि वह उस जगह पर लटक गया है उस तीर की मदद से। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 338। जंगल में जय और उसे मारने आए भाड़े के कातिलों के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिनमें से जय 3 को बुरी तरह मार देता है, जिसे देखकर बाकी के कातिल घबरा जाते हैं। पेड़ पर बैठा वह बॉस गुस्से में खड़ा हो जाता है। इस वक्त वह बहुत ही गुस्से में था। भले ही वह ऊपर से कितना भी बेफिक्र हो, लेकिन वह सच में बहुत ही दुखी था अपनी मेहनत से ट्रेन की गई इस टीम के लोगों को मरने की वजह से। वह कहता है, बच्चे तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब तुम मेरे हाथों से मरने से पहले मौत की भीख मांगोगे और मैं तुम्हें वह मौत भीख में दूंगा। वह ये कहता है और तेजी से आगे बढ़ता है। जय एक बहुत ही ताकतवर हवा अपने मुंह की तरफ आता हुआ महसूस करता है। वह तेजी से अपनी गर्दन को एक तरफ कर लेता है, जिससे एक हाथ उसके सर के पास से गुजरता है। वह हाथ अपने साथ एक तेज हवा का झोंका भी लेकर गुजरता है। सच में उस बॉस की गति काफी तेज थी। वहीं पर उस हवा की वजह से जय के चेहरे पर थोड़ी सी जलन का एहसास होता है। वह हवा ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई चाकू उसकी त्वचा से छूता हुआ निकला हो। वह तेजी से अपनी फ्लाइंग स्टेप्स मार्शल टेक्निक के साथ एम्परर स्टेप्स को भी इस्तेमाल करता है और जल्दी से पीछे हटता है। वह बॉस भी अपने हमले को खाली जाता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। वह जय की तरफ देखता है और कहता है, बच्चे सच में तुम काबिल तो हो, लेकिन तुमने मुझसे पंगा लेकर गलती कर दी। आज यही जगह तुम्हारा शमशान बनेगी। वह ये कहते हुए फिर से तेजी से आगे बढ़ता है और अपना पंच चलाता है। इस बार उसका निशाना जय का पेट था।
जय तुरंत उसके हमले के रास्ते को डिटेक्ट करता है और उससे बचता है। उस आदमी का हमला उसके बचने की वजह से पीछे एक चट्टान से टकरा जाता है और उस हमले के लगते ही वह चट्टान चूरन बन जाती है और हवा में घुल जाती है। जय जब ये देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द आता है, दोहरा कल्टीवेटर। जी हाँ, वह आदमी एक ऊर्जा और शारीरिक कल्टीवेटर था और उसका शरीर भी महाशक्ति रैंक पर ही था। वह योद्धा फिर से अपने हमले को खाली जाता हुआ देखकर और भी हैरान हो जाता है। वह कहता है, बच्चे, अगर तुम इस मूवमेंट मार्शल स्किल को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें तड़पाऊंगा नहीं और एक आसान मौत दूंगा। वह जय की मूवमेंट से सच में बहुत ही प्रभावित हुआ था। जय उसकी मांग को सुनता है और मुस्कुराता है। वह कहता है, तुम्हें पता है कि तुम अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हो। अगर तुम शुरुआत से इस लड़ाई में उतरे होते तो तुम्हारे जीतने के मौके बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन अब तुम मुझे मारने में असफल ही होने वाले हो। वह ये कहता है और 100 मिस्टीरियस चेंज तकनीक को एक्टिवेट करता हुआ स्काई फ्लैम और बीस्ट फ्लैम के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे उसका शरीर उसकी पहले वाली क्षमता से भी मजबूत हो जाता है। उसका शरीर हल्का हो जाता है और उसका शरीर कई गुना तेज हो जाता है। वह कहता है, चल मैं भी एक दूसरे दोहरे कल्टीवेटर की ताकत देख लूं। जय ये कहता है और तेजी से आगे बढ़ता है। वह योद्धा भी तेजी से जय की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, बच्चे, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। तुम्हें पहले वाले चुनाव को अमल में लाना चाहिए था। अब तुम बस मौत की भीख मांगने को तैयार हो जाओ। कुछ ही पल में दोनों के पंच आपस में टकरा जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका बहुत ही तेज था। आसपास तेज हवा होती है और जय पीछे की ओर फिकता हुआ आता है और एक पेड़ के तने से टकरा जाता है। वहीं पर वह योद्धा भी 10 कदम पीछे हट जाता है। वह योद्धा ये देखकर हैरान हो जाता है। अभी तक उसे कोई भी दूसरा महाशक्ति रैंक का योद्धा इस तरह टक्कर नहीं दे पाया था और यहाँ पर जय उसे टक्कर दे रहा था। वह सच में हैरान था। वह महाशक्ति रैंक वाले योद्धाओं की सूची में तीसरे स्थान पर था, लेकिन फिर वह एक शक्ति रैंक वाले योद्धा के द्वारा पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ये सच में हैरानी वाली बात थी। वह जय को इस तरह देखता है मानो किसी मॉन्स्टर को देख रहा हो। जय अपने आप को संभालता है और तुरंत 2 पिल निकालकर उन्हें निगल जाता है। वह कहता है, सच में अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन आज के इस पंच का हिसाब मैं बाद में जरूर करूंगा। अभी के लिए चलता हूँ। वह ये कहता है और तेजी से निकल जाता है। वह बॉस ये देखकर तेजी से जय के पीछे आने की सोचता है, लेकिन जब वह अपना कदम आगे करने के बारे में सोचता है तो वह पाता है कि उसके पैर किसी चीज़ से जकड़े हुए हैं। जब वह अपने नीचे देखता है तो वह पाता है कि वह एक गुलाबी रंग के अजीब से पदार्थ में खड़ा है। ये चिपकू पुष्प के कुचले जाने से बनने वाला एक पदार्थ था और इससे चीज़ों को जोड़ने के काम किया जाता था। ये जब किसी भी इंसान के जूते या चप्पल से चेंज जाती तो इसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता था। वह बॉस तुरंत चिल्लाते हुए कहता है, गधों, देख क्या रहे हो, पीछा करो उसका। वह नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए, वरना तुम सब अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपने बॉस की बात सुनकर वे सभी तुरंत अपनी हैरानी से बाहर आते हैं और जय के भागने वाली दिशा में चल देते हैं। वहीं पर वह बॉस अपने पास से एक घड़े जैसी चीज़ निकालता है और उसे उस पुष्प के पदार्थ पर छिड़क देता है, जिससे वह धीरे धीरे हटने लगता है। दूसरी ओर जय उस योद्धा को चकमा देने के बाद तेजी से डेमनिक फॉरेस्ट के भीतर की तरफ भागने लगता है। उसका उद्देश्य उस रक्तवर्धक रसबूटी वाली घाटी थी। वहाँ पर एक छलावे वाला जानवर था जो कि उसकी मदद कर सकता था इन सब से पीछा छुड़ाने में, इसलिए वह अपनी गति को और भी तेज कर देता है और उस घाटी की तरफ बढ़ने लगता है। जो भी योद्धा उसका पीछा कर रहे थे उनमें से कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने 3 साथियों का हाल पहले ही देख लिया था। वे चुपचाप बस जय का पीछा करते हैं। वह बॉस भी उस पदार्थ से पीछा छुड़ाने के बाद उस दिशा में भागने लगता है। इस वक्त इंपीरियल सिटी में एक बड़ी सी मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में 4 लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनमें से 2 लाल रंग के आर्मी वाली कपड़े पहने हुए थे तो 2 हरे रंग के। वे आपस में किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे। उस घाटी वाले मिशन में किसी महावीर रैंक के जानवर के होने की संभावना है। हमें उसे एक जनरल लेवल पर अपग्रेड कर देना चाहिए, लेकिन मैंने जब देखा था तो वह मिशन पहले ही किसी लेफ्टिनेंट ने स्वीकार कर लिया था। अब क्या किया जाए? ये बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एक हरे रंग के कपड़े वाला जनरल कहता है, अगर उसने उस मिशन को स्वीकार कर लिया है तो यह उसका बुरा नसीब था। अगर वह जिंदा लौटता है तो उसे कुछ कंपेंसेशन दे दिया जाएगा, और अगर वह मर जाता है तो उसके परिवार को कुछ राशि दे देंगे। आसपास मौजूद जनरल भले ही असंतुष्ट थे, लेकिन वे भी इस स्थिति में कुछ कर नहीं सकते थे। तभी वही जनरल फिर से कहता है, मैं उस तरफ निकलता हूं जहां पर वह मिशन लोकेशन है। अगर वह मेरे पहुंचने तक संभाल लेता है तो मैं उसे बचा सकता हूं। बाकी के तीनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं और फिर वह मीटिंग खत्म होती है। वह हरे रंग के कपड़े वाला जनरल और कोई नहीं बल्कि जनरल विराट था, जिसे जय ने इंपीरियल सिटी आने से पहले उस जगह पर देखा था।
वह जनरल तेजी से अपनी जगह से प्रस्थान करता है और उस मिशन की लोकेशन वाली दिशा में बढ़ जाता है। दूसरी ओर जय तेजी से उस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था और वे कातिल उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से सभी शांति से उसका पीछा कर रहे थे और कोई भी जय पर हमला करने का इरादा भी नहीं कर रहा था। जल्दी ही उनका बॉस भी उनके काफ़ी करीब पहुंच जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, बच्चे आज तुम बचकर कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें मरना ही होगा, मरना ही होगा और मरना ही होगा। वह बहुत ही गुस्से में था। आज तक ऐसी परेशानी तो उन्हें किसी वीर रैंक के टारगेट ने भी नहीं दी थी जो कि उसे इस छोटे से लड़के से मिल रही है जो कि केवल शक्ति रैंक पर है। जय इस आवाज़ को सुनता है और एक मुस्कान देता है। वह अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ पिल निकालता है जो कि उष की ऊर्जा को वापस ले आती है और फिर से अपनी गति को बढ़ा देता है। इस वक्त वह बॉस अपनी स्टोरेज रिंग से एक धनुष को निकालता है और उस पर एक तीर चढ़ा लेता है। वह तीर एक जहरीला तीर था। अगर किसी के शहर में वह तीर चोट पहुंचा देता तो वह जहर उसकी गति को अवरुद्ध कर देता था। वह आदमी उस तीर को जय की गति और उसकी दिशा के अनुमान को लगाते हुए चला देता है। वह तीर बहुत ही तेजी से, क्योंकि वह महाशक्ति रैंक के योद्धा के द्वारा छोड़ा गया था और ऊपर से दोहरे कल्टीवेटर के द्वारा, तो उसका तेज होना तो लाजमी था, जय की तरफ बढ़ता है। इस तीर की गति जय के पहली बार छोड़े गए तीर से भी 8 से 9 गुना तेज था। जय उस तीर से बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह फिर भी उसकी बांह पर घाव करने में सफल रहता है। वह आदमी अपनी इस सफलता को देखकर बहुत ही खुश होता है और जय की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बच्चे ये तीर कोई ऐसा वैसा नहीं है, इस पर जहर लगा हुआ था जो कि तुम्हारे कदम को पैरालाइज कर देगा और 5 सेकंड के अंदर तुम भागने लायक नहीं बचोगे। ये तीर किसी वीर रैंक के योद्धा के लिए मुश्किल पैदा कर ही देता है, तो तुम क्या चीज़ हो। जय उसकी बात सुनता है तो उसके अंदर थोड़ा सा पैनिक आ जाता है। वह गुस्से में उस योद्धा की तरफ देखता है और एक बार फिर से अपनी गति को बढ़ा देता है। वह इस बार अपनी आखिरी ऊर्जा तक को झोंक देता है और सामने आ रही घाटी में कूद जाता है। जय के कूदने से पहले उसके पैरों में शिथिलता आ गई थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, जिस वजह से वह कुछ भी नहीं देख पाता है। उसका पीछा कर रहे योद्धा भी उस घाटी में जाने ही वाले होते हैं कि वे एक दहाड़ सुनते हैं और तुरंत सहम जाते हैं। वह बॉस भी ये दहाड़ सुनकर रुक जाता है। ये दहाड़ किसी महावीर रैंक के जानवर की ही हो सकती थी। वह बॉस उस घाटी की तरफ देखता है और अपने दांत भींचता है। वह गुस्से में कहता है, बच्चे अगर तुम जिंदा निकले तो मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। तो क्या होगा जय के साथ, क्या वह बच पाएगा? तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 339। अभी तक हमने पढ़ा जय को उस आदमी द्वारा चलाया गया तीर लग गया था और उसके जहर ने भी उस पर असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही वह घाटी में कूद गया था। उसके पीछे पीछे जब वह आदमी उस घाटी में जाने वाला था, वह एक महावीर रैंक के जानवर की दहाड़ को सुनता है, जिस वजह से वह उस घाटी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह अपने दांत भींचते हुए सभी को पीछे हटने के लिए बोल देता है। वह आखिरी बार उस घाटी में देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, बच्चे तुम चाहे नर्क में ही क्यों ना चले जाओ, जब तक मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकलता हुआ नहीं देख लेता, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वह ये कहता है और पीछे हट जाता है। सैन्य अकेडमी में इस वक्त वैशाली और रीना सैनिकों पर नजर रखे हुए थे। तभी उन्हें कुछ बुरा आभास होता है और वे ऐसा महसूस करते हैं मानो उनसे कुछ खास चीज़ छिनने वाली है। वे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखती हैं और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, जय भूलो मत, तुमने वादा किया है तुम जरूर वापस आओगे। वहीं पर यहाँ से दूर एक पहाड़ों के बीच छुपे एक महल में एक लड़की गुलाबी रंग की शाही ड्रेस पहनी हुई थी। वह अपने सीने में बहुत ही बुरा महसूस करती है। यह आभास उसे ऐसा महसूस कराता है मानो कोई उससे उसकी कीमती चीज़ को छीन रहा हो। वह आसमान की तरफ देखती है, उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। इस वक्त उस घाटी के भीतर तेजी से नीचे की ओर गिरता हुआ जा रहा था। वह घाटी करीब 2000 मीटर गहरी थी और उसके अंदर की चट्टानें पूरी तरह से काली थी। जय के शरीर में मौजूद जीवन ऊर्जा भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। वैसे तो वह जहर उसे इतना नुकसान पहुंचा नहीं सकता था, लेकिन भागने के प्रयास में उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा का आखिरी कतरा भी निकल चुका था। इस वक्त उसका शरीर किसी कमजोर इंसान से भी कमजोर था, जिस वजह से उस जहर का असर बहुत ही भयानक होता है। जय कब का मूर्छा की अवस्था में जा चुका था, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है और वह धीरे धीरे अपनी आखिरी चेतना भी खो देता है। इस वक्त इस जगह से करीब अरबों खरब कोश दूर एक दूर दराज के महाद्वीप पर, जहां पर आसपास वातावरण में ऊर्जा जय वाले महाद्वीप की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। इसकी तुलना इस तरह की जा सकती थी कि अगर जय के महाद्वीप में वातावरण में कुछ कण ही ऊर्जा के मौजूद हैं तो यहाँ पर पूरी हवा ही ऊर्जा की बनी हुई है। इस महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच एक शहर बसा हुआ था जो कि करीब 1000 से 2000 की मी चौड़ा था। उस शहर की सबसे ऊंची इमारत पर इस वक्त बहुत से लोगों की भीड़ जमी हुई थी।
वे सभी बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और उन सभी के आगे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा कुछ कुछ जय से मेल खाता था। उस व्यक्ति के पास में ही सूरज सेन खड़ा हुआ था। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वह व्यक्ति कौन था। जी हाँ, वह व्यक्ति जय का पिता सूर्या था, जिसने अपनी ताकत से पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को झकझोर कर रख दिया था। वह अचानक से बहुत ही घबराहट और परेशानी महसूस करता है, मानो उसका कोई अपना उससे दूर होने वाला हो। वह यह महसूस कर हैरान रह जाता है। वह सामने की तरफ देखता है और उसकी आंखों में बहुत ही गहराई थी। वह मन ही मन कहता है, माफ़ करना बच्चे कि मैं तुम्हें वह जिंदगी नहीं दे पाया जो कि मुझे तुम्हें देना चाहिए था, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे होने के नाते तुम्हें हारने का कोई हक नहीं, खासकर मौत से हारने का। तुम यहाँ पर जरूर आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वह मन ही मन ये कहता है और फिर पीछे मुड़कर कहता है, तुम लोग तैयार हो, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ये युद्ध उस बड़ी जंग की महज एक शुरुआत होगी, तो किसी को भी हिम्मत हारने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद वे सभी हवा में ही गायब हो जाते हैं। अब ये सब क्या चल रहा था ये तो आप लोग आगे जानोगे। बहरहाल इंपीरियल सिटी में जनरल विराट तेजी से बाहर की ओर बढ़ रहे थे। वे उस दिशा में जा रहे थे जहां पर वह महावीर रैंक का जानवर था, यानी कि उस घाटी में जहां पर जय गिरा था। वे अपनी गति से कुछ ही समय में वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वे वहां पर पहुंचते हैं तो वे कुछ निशान को महसूस करते हैं जो कि फाइट के थे, और वे एक तीर को भी देखते हैं। उस तीर को देखकर उनके मन में एक गुस्से की लहर दौड़ती है। वे जोर से चीखते हुए कहते हैं, ब्लैक नाइट्स में तुम लोगों को जल्दी ही जड़ से खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आर्मी पर हाथ डालने की। इसके साथ ही एक बहुत ही खतरनाक आभा उनके शरीर से निकलती है। दूर पर एक पेड़ पर खड़ा वह आदमी इस आभा को महसूस कर थोड़ा सा घबरा जाता है। वह बुदबुदाता है, उन लोगों ने तो कहा था कि ये सिर्फ एक नया लड़का था, तो फिर ये जनरल विराट यहाँ पर क्या कर रहा है। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रुप को धोखा देने की। मैं अभी बॉस से जाकर बात करता हूँ। वह ये कहता है और अपने लोगों के साथ तेजी से वहां से निकल जाता है। उसे पता था कि जनरल विराट कितना खतरनाक आदमी था, खासकर जब वह गुस्से में होता था। वह वैसे भी जनरल विराट से पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि वह रुद्रांश परिवार से संबंध रखता था। जनरल विराट थोड़ी देर में अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं और फिर अपना स्पिरिचुअल सेंस चारों ओर फैलाते हैं ताकि किसी जिंदगी को देख सके। लेकिन इस वक्त जय का लाइफ फोर्स बहुत ही कम बचा था, जिस वजह से वे उसके लाइफ फोर्स को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। वे कहते हैं, माफ़ करना लेफ्टिनेंट जय, मैं आपको बचा नहीं पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपके कातिलों को मौत से बदतर सजा दूंगा। वे ये कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जय जो कि खाई में गिर गया था, उसकी छाती में उसके दिल के पास एक चमकीला बिंदु था जो कि ठीक उस चिन्ह की तरह लग रहा था जैसा कि जय की मार्शल सॉल के सर पर मौजूद था। वह चिन्ह एक रोशनी में बदलकर जय के दिल के साथ मिल जाता है और फिर जय के दिल से निकल रहे रक्त को प्रभावित करता है। 2 दिन बाद जय के दिल से निकल रहा वह नया रक्त अभी तक जय के हर एक हिस्से यहाँ तक उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई तक फैल चुका था और वह जय के शरीर के साथ पूरी तरह जुड़ चुका था। वहीं पर उसके सर पर एक चिन्ह चमकने लगा था। ये चिन्ह उसकी सिंह फैमिली की ब्लड लाइन और उस मार्शल सॉल के सर पर मौजूद चिन्ह के मिलन से बना था। जय का शरीर अब तक जीवन ऊर्जा को खोना भी रोक चुका था। वह अब स्टेबल हालत में था, लेकिन उसकी हालत सुधर भी नहीं रही थी। वह बस एक स्थिति पर आकर रुक गई थी। इस वक्त जय के हाथ में मौजूद अंगूठी चमकती है और एक परछाई बाहर निकलती है। इस परछाई के सर पर एक 7 मुंह वाले सांप का चिन्ह बना हुआ था और वह किसी परी की तरह सुंदर थी, लेकिन इस वक्त वह किसी सॉल फॉर्म में थी। वह और कोई नहीं बल्कि मनसा थी, जो कि जय को उस सीनियर की गुफा में मिली थी और जिसके साथ उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। वह बाहर निकलकर जय की तरफ देखती है और फिर गुस्से में ऊपर की ओर देखती है, लेकिन अभी के लिए वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह कहती है, मैं कुछ दिन के लिए क्या गई, तुमने अपना ये हाल कर लिया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह ये कहती है और जय को अपने सॉल फोर्स के साथ उठाती है और एक दिशा में ले जाती है। जय को दिया गया जहर किसी वीर रैंक के योद्धा को भी शिथिल करने के लिए काफ़ी था और वह तो बस एक शक्ति रैंक का योद्धा था। अगर उसकी सारी चीज़ों जैसे कि ब्लड लाइन, बॉडी आदि को देखा जाए तो भी वह महाशक्ति रैंक जैसी प्रतिक्रिया ही दिखा सकता था। वह जहर अभी तक उसके शरीर के भीतर पूरी तरह फैल गया था। उसे सही होने में थोड़ा समय लगने वाला था। 5 दिन बाद आज के दिन पूर्वी रेजिमेंट में सैनिकों का वह टेस्ट होने वाला था जो कि जय ने तय किया था। रीना और वैशाली जय के न आने पर थोड़े परेशान तो थे, लेकिन वे जय की बात को भी नहीं टाल सकते थे। सुबह के समय सभी सैनिक शेरू के निर्देशों के अनुसार 3 समूहों में बढ़कर अलग अलग पंक्ति बना लेते हैं। रीना उन सबको संबोधित करती है और कहती है, आपके लेफ्टिनेंट कुछ आवश्यक काम से यहाँ पर नहीं है, इसलिए इस मुकाबले को संभालने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। इस मुकाबले के नियम काफ़ी सरल हैं। तुम तीनों को अपनी अपनी जगह को बचाना है। तुम सभी को एक एक झंडा दिया जाएगा जो कि तुम्हें अपने हिस्से में रखना है।
तुम लोगों को एक दिन का समय दिया जाएगा और तुम्हें एक दूसरे के झंडे को छीनने के साथ अपने झंडे की रक्षा भी करनी है। इसे तुम लोग कैसे करोगे तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर तीनों में से किसी का भी झंडा नहीं गया तो किसी को भी अगले हफ्ते के लिए पूरे संसाधन नहीं मिलेंगे, केवल 3 दिन के ही संसाधन मिलेंगे। ये सारे निर्देश देने के बाद वह मुकाबले को शुरू कर देती है, लेकिन साथ ही उसकी आंखों से चिंता दूर नहीं होती। वह खाली आसमान की तरफ देखती है और मन ही मन कहती है, जय तुम कहाँ पर हो। इस वक्त उस घाटी में जय अपनी आंखों को खोलता है। उसकी आंखों में अभी भी धुंधलाहट थी। वह कुछ देर तक अपने सामने का दृश्य ठीक से देख भी नहीं पाता है। वह अपनी आंखों को मीरता है और फिर अपने सामने के दृश्य को देखता है। वह इस वक्त एक गुफा में था जिसका मुंह किसी चीज से बंद था और उसमें एक सफेद पुंज रखा हुआ था जो कि गुफा में रोशनी कर रहा था। फिर भी आसपास की काली चट्टानों की वजह से रोशनी बहुत ही कम थी। वह कुछ देर में सब कुछ याद करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे याद कर उसको अपनी ताकत पर निर्भर रहने का एहसास होता है। वह पिछले कुछ दिनों से वैशाली की ताकत पर कुछ ज़्यादा निर्भर हो रहा था, जिस वजह से उसकी अपनी स्किल्स थोड़ी फीकी पड़ गई थी। बहरहाल वह अपना ध्यान उस तरफ से हटा लेता है और अपने आसपास देखता है कि उसे किसने बचाया था। वह जब आसपास देख ही रहा था तभी उसकी अंगूठी चमकती है और उसमें से मनसा बाहर निकलती है जो कहती है, तुम सच में इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, बस यही ख्याल मुझे मरने नहीं देता। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें। जय हंसता है और फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वह अभी भी अपने पैरों में शिथिलता को महसूस कर पा रहा था, मतलब वह जहर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक कच्ची औषधि निकालता है। ये औषधि एक जहर निरोधक बूटी थी। इस बूटी को खाने के बाद वह थोड़ा सही महसूस करता है और उस गुफा बाहर निकलता है। वह अपने सामने का नज़ारा देखता है। उसके सामने पूरी तरह से काली चट्टानें मौजूद थीं। वह समझ जाता है कि क्यों इस घाटी को काली घाटी कहा जाता है। जब वह सोच में ही था तभी मनसा कहती है, यह एक महावीर रैंक के जानवर का इलाका है क्या? जय हैरानी से कहता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 340। अभी तक हमने पढ़ा कि जय को होश आ गया था और वह अपने आप काली घाटी में पाता है, जहां पर उसे मनसा से पता चलता है कि वह इस वक्त एक महावीर रैंक के जानवर के इलाके में है। जय ये जानकर हैरान हो जाता है। उसने मिशन के बारे में पढ़ा था और वहां पर एक वीर रैंक के जानवर के होने की बात तो उस मिशन की जानकारी में थी, लेकिन वहां पर इस महावीर रैंक के जानवर के होने की कोई भी बात नहीं थी। वह मनसा से पूछता है, वैसे मैं यहाँ पर कितने दिन से हूँ? 5 दिन से तुम बेहोश हो और अभी भी तुम्हारी हालत पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए तुम कहीं पर भी जाने की सोचना मत। मनसा जय को घूरते हुए कहती है। जय उसके घूरने वाले चेहरे को देखता है तो उसे वह बहुत ही क्यूट लगता है। वह उसे देखते हुए कहता है, क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुम्हारी चिंता अगर तुम्हारे साथ में बंधी न होती तो मुझे तुम्हारी जिंदगी मौत से कुछ भी लेना देना नहीं था। मनसा उसकी बात को पूरी तरह टालते हुए अपने उसे घमंडी रवैये में कहती है, लेकिन जय को वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी मनसा कहती है, वैसे मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम इतनी जल्दी सही हुए तो हुए कैसे? तुम्हारी हालत किसी यमराज के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति जैसी थी, लेकिन फिर भी तुम केवल 5 दिनों में सही हो गए। जय इसका कोई भी जवाब नहीं देता और आगे क्या करना है इस सोच में पड़ जाता है। यहाँ आसपास ऊर्जा बहुत ही कम थी, जिस वजह से रिकवर होने में उसे समय लग सकता था, लेकिन समय बर्बाद करना वह चाहता नहीं था। वह अपनी स्टोरेज रिंग में देखता है कि कितनी पिल्स हैं। उसके पास कुल मिलाकर बस 5 पिल्स बची हुई थी, जिनमें से सभी की सभी ऊर्जा को वापस से रिस्टोर करने वाली पिल थी। एक पिल उसकी ऊर्जा को 10 से 15% तक ही रिस्टोर कर सकती थी और एक साथ ज़्यादा वह खा भी नहीं सकता था, क्योंकि इससे उन पिल्स का असर खत्म हो जाता था। वह इसी सोच में था तभी उसे ध्यान आता है कि इस घाटी के आसपास के सारे पत्थर बहुत ही काले रंग के थे, लेकिन ऐसा होना कोई भी साधारण घटना नहीं थी। ये 2 चीज़ों को दर्शाता था कि या तो यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा वाला धमाका हुआ था या फिर यहाँ पर कुछ बहुत ही ताकतवर औषधियाँ हैं जो कि वातावरण की ऊर्जा के साथ साथ आसपास के पत्थरों की ऊर्जा को भी पूरी तरह अवशोषित कर चुकी है। इस सोच के साथ जय को एक रास्ता नजर आता है और वह अपना स्पिरिचुअल सेंस उपयोग करने की सोचता है, लेकिन वह पाता है कि उसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। तब वह मनसा की तरफ देखता है और मनसा समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वह अपना स्पिरिचुअल सेंस एक्टिवेट करती है और आसपास की चीज़ों को देखती है। वह अपनी आंखों को खोलती है और कहती है, यहाँ से 500 मीटर पूर्व की ओर एक ऊर्जा पुंज है जो कि शायद कोई औषधि है और इस तरह का वहाँ पर एक बगीचा है, लेकिन वहाँ पर मैं एक शक्ति रैंक के जानवर को डिटेक्ट कर सकती हूँ। जय मनसा की बात सुनता है और इस बारे में विचार करने लगता है।
वह अपनी वर्तमान स्थिति में किसी साधारण शक्ति रैंक के योद्धा से लड़ सकता है क्योंकि उसका शरीर उतना ताकतवर तो है, लेकिन अगर वह जानवर अपनी किसी खास काबिलियत के साथ हुआ तो उसे परेशानी हो सकती है। वह पूछता है, क्या तुम ये पता कर सकती हो कि वह किस तरह का जानवर है, या फिर किसी प्रजाति का है, या फिर उसके पास किस तरह की ऊर्जा है। मनसा ये सुनती है और अपना सर नामे हिला देती है। वह कहती है, नहीं, मेरी वर्तमान शक्ति इतनी रिकवर नहीं हुई है और फिर तुम्हें सही करने के चक्कर में मेरी बाकी की सारी ऊर्जा भी खत्म हो गई थी। इस वजह से अब मेरे पास इतनी ही ऊर्जा है कि मैं उनका ऊपरी रूप से पता कर सकूं। जय हाँ में सर हिलाता है। वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक पत्थर निकालता है और उसे मनसा को देते हुए कहता है, इसमें सॉल्फॉज मौजूद है, तुम जाओ, जाकर अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना है मैं देखता हूँ। लेकिन मनसा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जय उससे पहले ही कहता है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? किसे हो रही है तुम्हारी चिंता? भाड़ में जाओ। वह उस पत्थर को जय के हाथ से छीन लेती है और उस स्टोरेज रिंग में चली जाती है। जाने से पहले वह कहना नहीं भूलती, अपना ख्याल रखना और भूलना मत, मैं भी तुम्ही से बंधी हुई हूँ। जय मनसा के इस अंदाज पर बस हंसता है। वह जानता था कि मनसा को उसकी चिंता हो रही है, लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाहती। लेकिन अभी इस सब का समय नहीं था। मनसा के जाने के बाद वह गंभीर हो जाता है और आगे की रणनीति बनाना शुरू कर देता है। वह सबसे पहले उस गुफा से निकलता है और उस जगह से कुछ दूरी पर आ जाता है। चूंकि उसके अंदर कोई भी ऊर्जा बाकी नहीं थी, जिस वजह से उसकी कंसीलिंग तकनीक भी बहुत ही कामगार साबित हो रही थी। उसकी कंसीलिंग तकनीक इस वक्त उन कातिलों से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही थी। वह एक ऊंची चट्टान पर आकर खड़ा हो जाता है और उस दिशा में देखता है जहां पर वह औषधि मौजूद थी। वह वहां से देखता है और पाता है कि उन फूलों के बीच में एक सांप छिपा हुआ है, जिसका आकार किसी एनाकोंडा से भी कई गुना बड़ा था। वह लंबाई में करीब 5 मीटर था और उसका सर किसी इंसानी शरीर जितना बड़ा था। वह शक्ति रैंक का जानवर था। अर्थन सरपेंट इस जानवर का नाम था और ये सांप अपनी मोटी चमड़ी के लिए जाने जाते हैं, जो कि किसी रैंक 3 के हथियार जितनी मजबूत होती है। ये शक्ति रैंक के जानवरों में खतरनाक स्तर पर आते हैं। जय लेकिन इस बात से खुश था क्योंकि वह केवल शारीरिक रूप से मजबूत जानवरों का सामना करने की स्थिति में था। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वह अपनी किसी तकनीक का उस स्तर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। वह अब आगे बढ़ता है और अपने पास से एक धनुष को निकाल लेता है। वह उस धनुष पर पास से ही एक चट्टान का टुकड़ा उठाता है और उसे एक तीर के आकार में तोड़कर तान लेता है। चूंकि वह ऊंची जगह पर था तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पत्थर द्वारा लगने वाला भी बढ़ जाएगा। वह अपनी पूरी ताकत से उस तीर को छोड़ देता है। वह तीर बहुत ही तेजी से जय के धनुष की कमान से निकलता है और उस सांप के सर की ओर बढ़ जाता है। चूंकि उस तीर में किसी तरह की कोई भी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया था, इस वजह से वह सांप उसे बिल्कुल भी ट्रेस नहीं कर पाता है। वह तेजी से और गुरुत्व के प्रभाव से और भी ताकतवर हो जाता है और सीधा उस सांप के सर पर जाकर लगता है। जल्दी ही जय के कानों में एक आवाज आती है जो कि कुछ मांस को काटकर भीतर घुसने जैसी थी। वह समझ जाता है कि उसका तीर उस सांप के माथे में घुस तो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि क्या वह तीर उस सांप को मारने के लिए पर्याप्त था। वह कुछ देर तक इंतजार करने का सोचता है, लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं होती। ये देखकर जय थोड़ा आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन इस वक्त मनसा की आवाज आती है, जय जल्दी निकलो, एक महाशक्ति रैंक के करीब वाला जानवर इसी और तेजी से बढ़ रहा है, शायद तुमने जिसे मारा है वह उसका बेटा है, जल्दी निकलो यहाँ से। जय ये सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता, लेकिन वह पीछे हटने की बजाय तेजी से आगे बढ़ता है और जल्दी से कुछ पुष्पों को तोड़ लेता है। वे पुष्प ऊर्ध्वकमल थे जो कि अपने अंदर एक ऊर्जा का भंडार समेटे होते हैं। इसके सेवन से किसी भी योद्धा के अंदर ऊर्जा आ जाती है। यह अक्सर ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पर या तो बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है या फिर जहां पर कोई क्रिया हुई होती है और जिस वजह से आसपास की ऊर्जा इस तरह के कमलों को रूप में भंडारित हो जाती है। यहाँ पर दूसरा वाला मामला था। मनसा जय को आगे बढ़ता हुआ देखकर पहले तो हैरान हो जाती है और फिर गुस्सा हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, तुम हरदम मरना ही होता है क्या? मैं कब से कह रही हूँ कि यहाँ पर एक महाशक्ति रैंक वाला जानवर आने वाला है, तो भी तुम इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकते हो? जय को पता था कि वह उसकी चिंता कर रही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है, वो भी कम समय में, तो उसे इस तरह के खतरों को उठाना पड़ेगा। वह तुरंत अपनी कंसीलिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है और पीछे हटकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। इस वक्त जोरदार जमीन हिलने और चट्टानों के टूटने की आवाज़ आने लगती है। जय देखता है कि एक बड़ी सी परछाई उसी की तरफ बढ़ रही है। वह चुपचाप उस चट्टान के पीछे छुप जाता है। उसने अभी तक सारे फूल तोड़ लिए थे और वहां पर बस उस छोटे से जानवर की लाश पड़ी हुई थी। कुछ ही देर वह बड़ी सी परछाई सामने आती है। जय देखता है कि वह 7 से 8 मीटर लंबा और बहुत ही ऊंचा एक सांप था। वह अपने सामने की लाश देखती है और उसकी आंखों में गुस्से की धारा फूट पड़ती है। वह एक जोरदार आवाज निकालती है और इधर उधर अपनी पूंछ मारने लगती है।
जय चुपचाप उस चट्टान के पीछे छुपा रहता है और आगे का प्लान सोचने लगता है। वहीं पर वह सांप कुछ देर तक इधर उधर पूंछ मारने के बाद एक दिशा में बढ़ जाती है। ये वही दिशा थी जिस दिशा से जय आया था। जय ने उन पुष्पों को तोड़ने से पहले अपनी इधर आने की निशानी बना दी थी, जिस वजह से वह सांप बिना किसी भी संदेह के उस दिशा में बढ़ जाती है। जय वहीं पर विपरीत दिशा में बढ़ जाता है और एक चट्टान में एक नई गुफा बनाता है और उसे एक पत्थर से ढक देता है। इस वक्त मनसा बाहर आती है और जय पर बरसना शुरू हो जाती है। जय को बहुत ही समय लगता है मनसा के गुस्से को शांत करने में और उसे वापस भेजने में। किसी लड़की के गुस्से को शांत करना इस दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, ये बात जय को अभी पता चल रही थी। ये सब करने के बाद वह एक गहरी सांस लेता है और फिर उन पुष्पों को निकालता है जिन्हें उसने अभी तोड़ा था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।